নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোহি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী সক্ৰিয় ৰাজহুৱা কৰ্মী আৰু নিৰ্বাচন বিশেষজ্ঞ বুলি যাক আমি সকলোৱে জানো যদিও তেখেতে নিজকে সেই পৰিচয়েৰে আজিকালি পৰিচিতি নিদিয়ে তেখেত হৈছে আৰু এজন ৰাজহুৱা বুদ্ধিজীৱী পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল তেখেত হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ নতুন দিল্লীস্থ বাসগৃহত আমি তেখেতৰ অলপ সময় পাইছিলোঁ সাংঘাতিক ব্যস্ত একমাত্ৰ এইটো কাৰণেই যে তেখেতে প্ৰতি 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে দিনজুৰি ইণ্টাৰভিউ দি থাকিব লগা হৈছে এই নিৰ্বাচন ফলাফলৰ পিছত আনকি প্ৰথম 3টা দিন তেখেতে ৰাতিও শুব পৰা নাছিলে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা তেখেতৰ জুম যোগে মানে তেখেতৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈ থকা হৈছিল যোগেন্দ্ৰ যাদৱজী নমস্কাৰ মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আপুনি হিন্দীত উত্তৰ দিব আৰু মই আপোনাক ইংলিছত সুধিম তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আপুনি মোক অসমীয়াত সুধিলেও মই উত্তৰ দিব পাৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ दैट मैं समझ जाता हूं यस ही कैन फॉलो अस आपने अब तक जो बोला मैं समझ गया तो ठीक है तो बिफोर गोइंग टू मेन कोर्स आई वुड लाइक टू आस्क व्हाई डू यू कीप दिस गामूसा ऑल द टाइम ऑन योर नेक क्यों रखते हैं ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा मैं शिलोंग में गया था, आज से 25 साल पहले की बात होगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा। 25 साल पहले हाँ अच्छा। ये नेहरू में या प्रोफेसर अपूर्व बरुआ नेहरू में प्रोफेसर थे और मैं वहाँ लेक्चर देने गया था शिलोंग में। तो उनकी सास जिनका अभी निधन हुआ कुछ महीने पहले 100 वर्ष की होकर वो निधन हुआ, उन्होंने अपने हाथ से एक गामूसा बनाया था। अच्छा उन्होंने मुझे गिफ्ट किया अच्छा और मुझे वो इतना अच्छा लगा अच्छा और कि मैंने फिर उसे पहनना शुरू कर दिया। और अच्छा लगने के 2 कारण थे कि जो नॉर्थ इंडिया में बहुत गामूसा पहनते हैं वो एस्थेटिक नहीं होता, सुंदर नहीं होता, बहुत अच्छा है मुंह पहुँचने के लिए, काम के लिए, फंक्शनली बहुत अच्छा है। और जो साउथ इंडियन गामूसा होता है वो बहुत ऑर्नेट और बहुत वैसा होता है, लेकिन उससे आप अपना मुंह नहीं पहुँच सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। ये जो एसमीज गामूसा है इसमें दोनों चीज़ें हैं। ये आप इसको सब काम कर सकते हैं, मैं सर पे रख के भी सोता हूँ और इसका तकिया भी बना लेता हूँ और सब कुछ होता है और कुछ नहीं मिला तो तौलिया भी काम करता है जैसे गामूसा करता है। लेकिन इसमें खूबसूरती भी है। अच्छा तो सुंदरता और फंक्शनल दोनों का एक मिक्सचर है। तो वो पहनना शुरू किया और कहीं एक वो भी रहता है कि हाँ देश के उस हिस्से से एक लगाव, एक जुड़ाव, जो चीज़ आपके शरीर पे रहती है वो धीरे धीरे शरीर से अंदर वो आपके चमड़ी के अंदर घुस जाती है और कहीं ना कहीं आपके दिल पे, आपकी आत्मा पे एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है। अच्छा तो मैं जाता हूँ जहाँ भी जानता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा आप आसाम से हैं क्या? अच्छा कोई मिल जाए तो आसाम वाला मिल जाता है। तो अलग अलग देश के लोगों से मिलने का, जुड़ने का बहुत अच्छा बहाना है ये। अच्छा और अब तो कई लोग कहते हैं अच्छा आप ये वाला क्यों पहनते हैं, हमारा ये हिल ट्राइब्स का ये गामूसा है ये भी पहना कीजिए, वो भी मैं कभी पहन लेता हूँ। अच्छा है ना पूरे देश से जुड़ने के लिए। আচ্ছা যোৱা 25 বছৰ ধৰি তেখেতে ডিঙিত সেই গামোচা পিন্ধিয়ে আছে ইয়াৰ পূৰ্বে সুনীল দত্ত তেখেতে গামোচা পিন্ধি পেলাই পদযাত্ৰাটো কৰিছিল আৰু গামোচা সেইটোৱে প্ৰথম ইণ্ডিয়াৰ মানুহে গামোচাৰ লগত পৰিচিত হৈছিল আৰু এতিয়া আপুনি যোগেন্দ্ৰ যাদৱ আপোনাৰ জৰিয়তে अरे মানুহে नहीं, গামোচাখন सुनील दत्त দেখি बहुत আছে। बड़े आदमी थे, बहुत शानदार इंसान थे, सिर्फ फिल्म एक्टर ही नहीं वैसे बहुत शानदार इंसान भी थे, बहुत अच्छा किया। ये तरीके हैं देश को जोड़ने के। अच्छा पहले आप बताइए ये जो एग्जिट पोल था ये बिल्कुल गलत निकला। पहले भी थोड़ा इसे उसे गलत निकल चुका है लेकिन दिस टाइम इन 2024 द ऑल एग्जिट पोल वेंट रॉन्ग व्हाट्स द रीजन देखिए, they मैं got it wrongly सच- or हाँ। it was match fixing देखिए मैच फिक्सिंग एग्जिट पोल में नहीं होती है। देखिए एग्जिट पोल क्या होता है, चुनाव होने के बाद जो लोग चुनाव वोट दे के आ रहे होते हैं उनसे पूछते हैं आपने किसे वोट दिया, उसको करके और जिस दिन लास्ट राउंड ऑफ वोटिंग होता है उसके बाद में करते हैं। तो एग्जिट पोल बहुत ही एक होना चाहिए बहुत हार्मलेस सी चीज़, ये इंग्लैंड वगैरह से शुरू हुई थी जहाँ ये होता है कि चुनाव पूरा होने और परिणाम आने के बीच में जो क्यूरोसिटी होती है उस पीरियड को फिल करने के लिए होता है। तो एग्जिट पोल नॉर्मली अगर बिल्कुल भी गलत हो इससे किसी का नुकसान नहीं होता क्योंकि आखिर तो हो harmless, चुका है। इट्स ए हार्मलेस एक्सरसाइज। नॉर्मली सिर्फ 2 चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, सट्टा मार्केट
और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, या तो उसके बारे में काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए कि अचानक ऐसा क्यों हुआ कि 31 तारीख को बहुत ज़्यादा शेयर खरीदे गए। और तो आरोप एग्जैक्टली ये है जो कांग्रेस के लोगों ने लगाया है कि लास्ट डे ऑफ पोलिंग से जस्ट पहले बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और उन्होंने 3 तारीख को रिजल्ट आने से पहले पैसा अपना निकाल लिया, सेल कर दिया। और इस बीच खूब प्रॉफिट बना। प्रॉफिट कैसे बना? क्योंकि 1 तारीख को एग्जिट पोल्स आ गए, एग्जिट पोल्स ने कहा शानदार ये वोट आएंगे, 400 पार हो पूरी गए। मार्केट उसके साथ हो गई और 1 तारीख को मार्केट 2 तारीख को खूब ऊपर आ गई, लोगों ने पैसा बनाया, पैसा अपना समेट के उसके बाद निकल गए। सो वो तो फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो शेयर मार्केट में हुआ है। और हो सकता है जो एलिगेशन है वो ये है कि एग्जिट पोल की इंफॉर्मेशन उनको लीक कर दी गई। एग्जिट पोल का फ्रॉड है वो शायद नहीं है, मगर इससे एक बड़ा फ्रॉड है। दिक्कत ये है कि हमारा ध्यान गलत चीज़ पे चला जाता है। एग्जिट पोल 400 की बजाय 500 भी बोल देता, क्या फ़र्क पड़ता था? असली प्रॉब्लम क्या थी? असली प्रॉब्लम ये है कि जब से चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से मीडिया ने माहौल बना रखा था 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब प्रधानमंत्री ने बोला 400 पार, ठीक है भाई, एक पॉलिटिकल लीडर का अधिकार बनता है, उसे अपने कार्यकर्ता का उत्साह बना के रखना है, वो कह दे ठीक है। मीडिया क्या कर रहा था? सारा मीडिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। मीडिया फिर बाद में ओपिनियन पोल्स आए। चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल आए वो ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने, एक ने कहा 411, एक ने कहा 380, एक ने कहा 398। वो सबसे डेंजरस चीज़ थी क्योंकि उसका वजह से एक माहौल बन गया कि बीजेपी तो जीत गई। उसके बाद चुनाव के दौरान जो इंटरव्यू हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने फाइनली जब उनको लगा कि चुनाव हार रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देने शुरू किए। अब इंटरव्यू कैसे शुरू होता है? इंटरव्यू मतलब इंडिया की लीडिंग एजेंसी है ANI। हाँ, ANI का इंटरव्यू कैसे शुरू होता है? प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव तो फॉर्मेलिटी है ना सिर्फ। हाँ, ये बोला था। ये तरीका है आपका इंटरव्यू करने का? मतलब आप कह रहे हैं कि आप तो जीत चुके हैं चुनाव। तो पूरे मीडिया ने देश में माहौल बनाया कि ये चुनाव तो बीजेपी जीत चुकी है। और इसलिए एक एवरेज व्यक्ति जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहा था वो कहता था कि देखिए मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ये जो सब लोगों के मन में घुसा दिया उसकी वजह से ऑपोजिशन का वोट डाउन हो गया। अगर इस देश की आधी मीडिया चैनल, पूरी भी नहीं, बाकी बिकी हुई है, आधी मीडिया चैनल आधी ईमानदारी से काम कर लेती और इतना कहती, मैं नहीं कह रहा कि मीडिया चैनल पहले से कहें कि बीजेपी को 240 सीट आएगा ना, हो सकता है उन्हें ना पता, वो भी हैरान हुए। अगर वो इतना कह देते इट इज़ ए क्लोज इलेक्शन, बस इट्स ए क्लोज रेस, वी डोंट नो हु इज गोइंग टू, बस आप इतना ईमानदारी से तो कह सकते थे। अगर वो कह देते तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ बीजेपी के 240 सीट जो हैं वो 210 या 200 रह जाती। आसाम में 1-2 सीट एक्स्ट्रा जरूर कांग्रेस को आ जाता, क्योंकि ये जो इंप्रेशन है ना कि भाई आ सकता, उससे अंडर करंट से वोट शिफ्ट हो जाता है। ये इसलिए इस इलेक्शन रिजल्ट के सबसे बड़े अपराधी लोगों में से, क्रिमिनल्स में, मैं मीडिया को शामिल मानता हूँ। जोगेंद्र यादव जी, अपनी जेतिया 5टा फेज पार हो गल, 5वां चरण के बाद आपने बोला था कि बीजेपी को 240 से 207 मिलेगा, कांग्रेस को 85 से 100 मिलेगा। पिन पॉइंट, इट्स एक्यूरेट, 240 ही मिला और कांग्रेस को बाद में 100 ही मिला। ये कैसे संभव हुआ? आपका पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप हर घर से पूछे और हर वोटर से पूछे और सैंपल सर्वे करे या रैंडम सैम्पलिंग करे, ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं था आपको। अगर क्या, कैसे संभव हुआ ये? दादा देखिए, एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें तुक्का भी था। एग्जैक्ट 240 की बजाय 235 भी हो सकता था, 245, लेकिन हो गया 200 साल तो संयोग है उसमें तुक्का। देखिए, एक चीज़ तुक्का है, एक चीज़ नहीं है।
एग्जैक्ट नंबर फिट आ गया वो तो तुक्का है। अगर कांग्रेस का 104 आ जाता तो मेरे उस रेंज से बाहर हो सकता था और वो भी पॉसिबल था। जो तुक्का नहीं था, और वो मैं बार बार कहता हूँ, आप जमीन पे घूमते, उत्तर प्रदेश में घूमते, लोग अपने मुंह से बोल रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कोई मेरे पास सीक्रेट टेक्निक नहीं थी, कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं गया था। ऑर्डिनरी लोगों से सड़क पे बात कर रहा था। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस देश में हर कोई सेफोलॉजिस्ट होता है और हर कोई पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक ये करती है। मैं सिर्फ कहता हूँ यार वो पब्लिक से बात कर लो ना भाई। अगर मुझे कहना है कि अपर आसाम की पब्लिक ये चाहती है तो क्या करना चाहिए? गाड़ी लो, अपर आसाम में घूमो, थोड़ा इधर उधर जाओ, लोगों से बात करो, साधारण लोगों से बैठ के बात करो। मैं तो यही कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और लोग अपने मुंह से बोल रहे थे कि भाई हम नहीं देंगे वोट। तो ये मेरे को कैसे पता लग गया? मीडिया को क्यों नहीं पता लगा? ये जिनका काम है, मैं तो मीडिया नहीं। मेरा काम नहीं है न्यूज़ गैदर करना। अगर मुझे बता रहे थे, मेरे साथियों को बता रहे थे, तो मीडिया को नहीं बता रहे होंगे वो लोग। मीडिया ने इस देश को गुमराह किया, मिसलीड किया। सबको पता लग रहा था। जो मुझे पता लग रहा था वो बात सबको पता लग रही थी। मैं मुंह से बोल रहा था, वो डर के मारे बोल नहीं रहे थे। दैट इज द डिफरेंस। तो ये कोई तुक्का नहीं है। ये कहना कि बीजेपी विल कम, मैं बार बार, देखिए 240 एग्जैक्ट आ गया, दिस इज ए फ्लूक, डोंट टेक इट टू सीरियसली एंड डोंट गिव मी द क्रेडिट फॉर दिस। मगर एक बड़ी चीज़ है ये कि बीजेपी इज कमिंग बिलो 272। दिस वॉज ऑब्वियस, दिस वॉज एविडेंट, सब पता लग रहा था, सड़क पे दिख रहा था। क्यों नहीं बोल रहे थे मीडिया वाले इस बात को जो सब दिख रही थी? राजस्थान में अगर आप ट्रैवल करें, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, हर जगह, हर गांव, हर सड़क, हर चाय की दुकान, पान की दुकान, गांव की पंचायत, हर कोई लोग कह रहे थे कि कांग्रेस अप है, बीजेपी डाउन है। अपने मुंह से बोल रहे थे। आई डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल। हरियाणा में सब तरफ खबर थी। उत्तर प्रदेश में लोग अपने मुंह से बोल रहे थे। तो इट्स नॉट दैट आई डिड समथिंग वेरी गुड, एवरीवन एल्स डिड समथिंग वेरी बैड। दैट इज द प्रॉब्लम। Why BJP performs so badly in UP? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से बीजेपी एक खास तरह का वहाँ राज चला रही है। 17 के बाद तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया। अब वहाँ पे इतने समय से लोग अपने नॉर्मल दिन एवरीडे इश्यूज को दबा के बैठे हुए हैं, है ना? बेरोजगारी, महंगाई, उत्तर प्रदेश में छोटे जानवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानवर फसल खा जाते हैं। जब से इन्होंने वो काओ वाला उस पर बैन किया तो उससे क्या हुआ? पूरा काओ ट्रेड खत्म हो गया है। ट्रेड खत्म हो गया है तो, और उनके लिए कोई व्यवस्था की नहीं। इट वाज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। जी, और क्या है कि सरकार की गौशाला फ्रॉड है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। कौन आज रहता है उस गौशाला में? तो वो सारे जानवर झुंड बना बना के घूमते हैं, फसल को खाते रहते हैं और किसान खाली बैठा है। एक किसान ने बहुत मज़ेदार बात मुझे कही। उन्होंने कहा, जब से मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, तब से मैं पूरी रात अपने खेत के अंदर बैठ रहा हूँ। मैं भी चौकीदार बन गया हूँ, सारा रात मेरा खेत के अंदर ही बीतता है। तो ये सब मुद्दे थे। इन मुद्दों को अब तक वोटर पोस्टपोन कर रहा था। और इस बार जो हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों का डिफरेंस आ गया, इसलिए हमने नोटिस कर लिया। लेकिन आप जरा वोट का सिचुएशन देखिए। बीजेपी के अगेंस्ट वोट का लॉस सब तरफ हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 14% वोट का लॉस हुआ है। सीट एक भी नहीं गई उनकी, लेकिन 14% वोट गिरा है। हरियाणा 12%, राजस्थान 12%, यूपी 8%, यूपी 7%, बिहार 7%, झारखंड 7%। सब तरफ लॉस हुआ है उनको वोट का। डिफरेंस ये है कि कुछ जगहों पे पहले से गैप इतना ज़्यादा था। बिहार में 23% का गैप था, तो 7% कम हुआ, 7% इधर आया। उसके बाद भी एनडीए को एडवांटेज रहा, सीट इतना नहीं गिरा। झारखंड में गैप ज़्यादा था। यूपी में गैप सिर्फ 13% का था।
तो जैसे ही 7% स्विच हुआ तो वहाँ पे वोट शेयर के अंदर बराबर आ गए, और बराबर आते ही सीट एकदम वो हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में बीजेपी के खिलाफ हवा थी, हवा चारों तरफ थी, एंड यू कुड स्मेल इट, यू कुड सी इट। सीट का नुकसान ज़्यादा यूपी में हुआ, 2-3 कारण। एक तो यूपी में मैंने बताया उसका टेक्निकल रीज़न तो मैंने आपको बताया कि वो था। दूसरा, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी हो गई। हाँ। और वहाँ के जो 2 बड़े ग्रुप थे उनमें दुविधा नहीं रही। वहाँ का जो मुसलमान था उत्तर प्रदेश का, उसका मन अब क्लियर हो गया कि मुझे एसपी और कांग्रेस एक साथ है, मुझे इसके लिए वोट देना है, मुझे इधर उधर कहीं नहीं देखना। और वहाँ का जो दलित था जो बीएसपी को छोड़ रहा है, पहली बार ऑलमोस्ट 1/4 वोट दलित वोट कांग्रेस और सपा को आया। पहले कांग्रेस सपा को कोई दलित वोट नहीं आता था। अब वो जब अखिलेश के साथ राहुल गांधी को देखता है उसको विश्वास हो जाता है थोड़ा सा। खाली अखिलेश को जब देखता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी पे अभी भी एक दलित उतना भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन जब वो साथ में राहुल गांधी को देखता है वो भरोसा कर लेता है। अच्छा। इससे इन सब चीज़ों से, और अखिलेश ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वहाँ लोअर ओबीसी थे उनको सिस्टमेटिकली टिकट दिए। हाँ। तो पहली बार लोअर ओबीसी के वोट का एक हिस्सा उन्होंने वहाँ से छीना। अच्छा। इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ, लेकिन बिहार भी उस बदलाव से बहुत दूर नहीं है। बिहार में अभी सिर्फ 8-9 सीटें गई हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा सा और शिफ्ट होगा तो बिहार भी बदल जाएगा। तो अच्छा। पूरे देश में असंतोष है, गुस्सा है, और इस सरकार के प्रति ये था कि बस बहुत हो गया, 10 साल कर लिए, बहुत है। दिस वॉज द नेशनल मूड। अगर वो मूड जनता तक पहुंच जाता तो बहुत बदलाव आ जाता। তো আপুনি কৈছিল যে ৰাম জন্মভূমি ইছ্যু নহ'ল, আপুনি কৈছিল 370 ইছ্যু নহ'ল, আপুনি কৈছিল যে মোদী ৱেভ এতিয়া নাই, মোদী গেৰাণ্টি বিক্ৰী নহয়। তাৰ পিছতো কিন্তু মোদীয়ে NDA এলায়েন্সটো টিকাই ৰাখি সত্তাত আহিব পাৰিলে, ইয়াৰ কাৰণটো কি? देखिए, इन तीनों सवालों पे एक तो मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं थे, मगर अगर आप साधारण लोगों से बात करें, लोग खुद राम मंदिर की बात बिल्कुल नहीं करते थे। जी। आप उनसे पूछें तो जवाब दे देते हाँ, थे, लेकिन अच्छा, अपना अपनी तरफ से नहीं करते थे, है ना? स्पॉन्टेनियसली नहीं। और अगर बीजेपी के वोटर से बात करें, आप बहुत, मैंने बीजेपी के वोटर से बहुत बात की, तो उनसे बात कीजिए कि महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्थिति आपकी अच्छी हुई है नहीं खराब हुई है, वोट किसे देंगे, बीजेपी को। अच्छा, क्यों देंगे बीजेपी को? फिर वो सोचता था, फिर कहता राम मंदिर 370, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो ये रीजंस नहीं है, रैशनलाइजेशन है। पहले मन बना लिया कि वोट देना है, उसका बाद फिर justify कारण करते हैं। पूछ रहे हैं तो अब जस्टिफाई करने के लिए आपको कारण बता रहा है, वो सब हुआ। जो बीजेपी को, मुझे लगता है कि बीजेपी को पता थी ये बात कि उनकी हालत खराब है। ये मीडिया को नहीं पता थी, या मीडिया ने देश को बताया नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता थी। वो बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं, पूरा सूचना रखते हैं, तंत्र है उनके पास पूरा सब तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करने का। इसलिए और as many as 80 interviews he has given during poll। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला खराब हो रहा है। और उन्होंने इसीलिए तमाम अलायंसेस किए जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। नीतीश कुमार को जब लाए तो ज़्यादातर लोगों ने कहा क्या ज़रूरत थी, वैसे ही बीजेपी जीत जाती। वहाँ पे अजित पवार को लेके आए, जो बहुत ही मतलब कॉस्टली उनके लिए अफेयर था, वो किया उन्होंने। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ समझौता, जिसको जेल भेजा था उसके साथ समझौता किया, क्योंकि अमित शाह और मोदी को वो आंकड़ा पता था जो मैं बोल रहा था। उन्हें पता था कि ये होने वाला है, इसलिए वो इसकी तैयारी कर रहे थे। बाकी देश को पता नहीं था, विपक्ष को भी पता नहीं था, और मीडिया ने किसी देश को बताने नहीं दिया। और उन्होंने तो इतना ज़रूर कहना चाहिए कि मोदी और शाह ने जब चुनाव लड़ा तो वो एक स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ते हैं, आखिरी दिन तक चुनाव लड़ते हैं। और विपक्ष उस तरह का चुनाव लड़ना सीखा नहीं है। और इस बार तो आप जानते हैं कि सारा चुनाव एक तरफा था, पैसा सारा बीजेपी के पास, मतलब 100 गुना पैसा बीजेपी ने खर्च किया होगा, ऑपोजिशन से तो ज़्यादा। पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई टोटल बीजेपी
ये साहब। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इज डिसग्रेसफुल। जिस तरीके से उसने व्यवहार किया, वो तो मतलब बीजेपी के ऑफिस की तरह चला रहे हो आप उस चीज़ को। अब उस सब के बाद भी, और मीडिया तो मैंने बता ही दिया, मीडिया जो काम कर रहा था, इस सब के बाद भी अगर बीजेपी की सीट 60 कम हो जाती है तो मेरे ख्याल तो इससे डिफीट, पॉलिटिकल डिफीट है, इसका और कोई मतलब नहीं है। देखिए जो क्रिकेट में मैच होता है ना, तो अगर कोई आपके वो हो ख़राब पिच है और बाउंसर डाले जा रहे हैं और अंपायर आंख बंद करके खड़ा है, उसके बाद भी आप अगर 99 नॉट आउट पे आ जाते हैं तो इट्स ए विक्ट्री, इट्स बिगर स्कोर देन 240। तो वो किया है। इसलिए मैं इस चुनाव को बीजेपी के लिए हार और विपक्ष के लिए एक नैतिक, बीजेपी के लिए राजनैतिक हार और विपक्ष के लिए नैतिक जीत के रूप में देखता हूँ। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি। চাই থাকক মেজমেল। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু মেজমেলত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত, আমি যাৰ বাসভৱনত, নতুন দিল্লীৰ বাসভৱনত উপস্থিত হৈছোঁহি, তেখেত হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ। যোগেন্দ্ৰ যাদৱ ডাঙৰীয়া, আপুনি কৈছিল যে বিজেপিৰ বাবে এইটো নিৰ্বাচন ৰাজনৈতিক পৰাজয় আৰু বিৰোধীৰ বাবে এইটো নৈতিক জয়। বিৰোধীয়ে যদি অলপ আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ইয়াতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন বুলি আপোনাৰ মনত ধাৰণা হয়নে? ये मेरे मन में बहुत अफसोस और दुख रह गया है कि बस थोड़ा सा और कर सकते थे। जब इंडिया कोएलिशन बन गया, भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई, कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, इंडिया कोएलिशन बन गया और बनते ही बीजेपी घबराने लग गई थी, है ना। वो समय था आगे बढ़ने का। अगर उस समय विपक्ष के साथ सब लोग बैठ के अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते, आखिरी समय तक क्यों इंतज़ार किया? सीट एडजस्टमेंट की टॉक्स पूरी हो जाती। उससे भी ज़्यादा दो और बड़े काम अगर करते। नंबर एक, कुछ सवालों पे ज़मीन पे आंदोलन करना चाहिए था। अडानी के सवाल पे करना चाहिए था। पूरा विपक्ष अगर अडानी के सवाल पे सड़क पे उतर जाता तो आप देखते फ़र्क पड़ता। 140 एमपी को संसद से निकाल दिया और विपक्ष ने जंतर मंतर पे कोई रैली की। क्यों? अरे आप गुवाहाटी में 50,000 लोगों को इकट्ठा करो, आप मरीना बीच पे 5 लाख लोगों को लेके आओ, केरला में 10 लाख लोगों की वॉक करो, मुंबई के शिवाजी मैदान को भर दो। वो करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसकी कमी रही। और दूसरी जो कमी रही वो ये कि अगर विपक्ष मिल के कोई एक कॉमन एजेंडा अपना इशू कर देता, कांग्रेस ने बहुत अच्छी 5 गारंटी दी, तो पूरा विपक्ष दे देता ना वो गारंटी। बात तो कॉमन ही थी, किसान की, मजदूर की, महिला की, ये और इस युवा की, इन सब यही तो मुद्दे थे। तो अगर पूरा विपक्ष कह देता और चुनाव से 6 महीना पहले कह देता कि हम ये, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के 10 दिन पे, आखिरी चरण के चुनाव से 5 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 5 किलो राशन देती है, हम 10 किलो राशन देंगे। ये डिक्लेरेशन 6 महीना पहले कर देते, पूरे देश में कर देते कि 10 किलो राशन साथ में दाल और तेल ये देंगे हम, जिसकी ज़रूरत है इस देश में। तमिलनाडु में ऑलरेडी हो रहा है, क्यों नहीं कर देते आप इस चीज़ को? वो कर देते, इसका असर होता। तो वो एक कसक मन में रह गई है। लेकिन मैं विपक्षियों को ज़्यादा दोष इसलिए नहीं देता, विपक्ष की पार्टियों को, कि उन्हें पता ही नहीं था कि चुनाव में कल सुबह तक उनका उम्मीदवार उनकी पार्टी में बचेगा कि नहीं। उनके लीडर के ऊपर ईडी का छापा हो जाएगा, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, जो उनका कैंडिडेट है उनके कैंडिडेट को उठा के बीजेपी वाले अपनी गाड़ी के अंदर बैठा के उसका फ़ोटो कर रहे हैं, सेल्फी कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था ना। तो इसलिए मन में कसक तो रह जाती है, लेकिन कितना दोष दें, कह नहीं सकते। মই এইটো ইলেকশ্যনত অসমৰ বাহিৰত যাব পৰা নাই, কিন্তু অসমৰ মই সকলো কনষ্টিটুৱেঞ্চি মই ট্ৰাভেল কৰিছোঁ ফৰ লং 35 days. Assam, it's a very small state, so 35 days is quite a big period of time. তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ মিটিংবিলাকত চব মহিলা বেছি থাকে। কিছুমান মিটিঙত মই দেখিছোঁ যে 99%লৈকে মহিলা আছে, অকল ষ্টেজত বহি আছে কেইজনমান পুৰুষ।
তাৰ বাহিৰে বাকীবোৰ চব মহিলা ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল ফ্ৰী বীজ যিটো আমি লাভাৰ্থী বুলি কওঁ লাভাৰ্থীবিলাকক লৈ মিটিং কৰে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে যে চাউল দাইল মিঠাতেল এইটো দিয়াটো এইটো এটা ফ্ৰী বীজৰ পৰ্যায়তে পৰে এতিয়া লাভাৰ্থীৰ পলিটিক্স কৰি পেলাই আপুনি কিমান দিন সাস্টেইন কৰিব देखिए मैं इसको फ्रीबी नहीं कहता फ्रीबी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रीबी इसलिए क्योंकि एक ऐसा एक देश में एक नैरेटिव बना दिया गया है कि जब सरकार किसी बड़े उद्योगपति को पैसा देती है वो फ्रीबी नहीं है कोई फ्रीबी नहीं कहता उसके लिए हेयर कट उसको कहते हैं सब्सिडी उसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग रीदिस्टिंग कितना पैसा दिया है राहुल गांधी बार बार कहते हैं 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के उद्योगपतियों को दिया गया है वो फ्रीबी नहीं है और गरीब को अगर चावल दे दिया तेल दे दिया तो वो फ्रीबी क्यों कहते हैं देखिए दो तरह की चीज़ें हैं एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में व्यवस्था से गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता तो डायरेक्ट कोई चीज़ जब देते हैं तभी उसको दिखाई देती है कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फ्रीबी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ये तो इन्वेस्टमेंट है देश में अब जैसे मिड डे मील स्कीम है मिड डे मील स्कीम हम अपने देश के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं है ना फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर बिल्कुल अधिकार होना चाहिए नहीं तो सरकार क्यों है अगर मेरे को फ्री एजुकेशन और फ्री हॉस्पिटल नहीं दे सकती है तो सरकार के रहने का कोई कारण नहीं है ये मेरा अधिकार है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना सरकार की जिम्मेवारी है अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती पूछना चाहिए तो बीजेपी ने क्या किया है कि एक तरफ तो एंटी फ्रीबी डिस्कशन शुरू करवा दिया है तो अखबारों में टीवी चैनल पे और चुपचाप से बीजेपी नीचे से अपनी तरफ से कुछ दे के और उससे वोट ले लेती है तो मैं समझता हूँ इसके बारे में एक ईमानदार राजनीति होनी चाहिए ये बात मैं मानता हूँ कि सरकार का असली काम ये नहीं है कि लोगों को चावल दाल दे सरकार का काम है शिक्षा दे लॉ एंड ऑर्डर दे आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं दे और आर्थिक स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें है ना और उसके साथ साथ कुछ विशेष वर्ग जिनके पास हम ये सब चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनको तब तक आपको विशेष सहारा देना पड़ेगा है ना तो इन दोनों को तो हमने क्या किया है पॉपुलर वेलफेयर को फ्रीबी कहना शुरू कर दिया है दैट्स ए वेरी डेंजरस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट अगर कट करना है क्यों नहीं बाकी चीज़ों पे बात होती इस देश में इस चीज़ पे बात क्यों नहीं होती कि इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लग सकता पूरी दुनिया में लगता है और उस पे नहीं जो कोई बेचारा किसी का एक फ्लैट है एक घर है 2 एकड़ ज़मीन है उस पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं मैं तो कहता हूँ 100 करोड़ से शुरू कीजिए मिनिमम स्लैब जो 100 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहा है उससे आप 20% क्यों नहीं ले सकते दुनिया में होता है कैपिटलिस्ट देशों में होता है तो इन सब चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए और मुझे तो अच्छा लगा कि इस बहाने इस पे शुरुआत हुई और बीजेपी ने अगर इसका फ़ायदा उठाया तो बीजेपी को इसका दोष नहीं देना चाहिए दूसरे लोग इससे बेहतर क्यों नहीं करते हैं कीजिए आप डिलीवर कीजिए और उसके बाद अगर लोग आपको वोट देते हैं अच्छी बात है जो ऐतराज़ मुझे होता है सिर्फ 2-3 चीज़ों पे कि आप चावल का देते हैं बैग उसके ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा लगाते हैं दैट इज़ नॉट ये मुझे गड़बड़ लगता है ये अनफेयर है आप even in some cases in the school bags also that is not acceptable वो चीज़ ना कीजिए बाकी करने दीजिए ना যোগেন্দ্ৰজী এনেকুৱা এটা চৰ্চা হৈ আছে যে ইউপিত খুব বেয়া হ'ল বিজেপিৰ ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল অগ্নিবীৰ স্কিমটো দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপিত বিশেষকৈ দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল এই MSPটো किसान आंदोलन ये अपनी की धरने ऑब्जर्व करें सिर्फ वेस्टर्न यूपी में नहीं आप पूरी बेल्ट देखिए जहाँ किसान आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन जहाँ हुआ वहाँ पे किसान कहाँ से आए थे वेस्टर्न यूपी से आए थे ईस्टर्न राजस्थान से आए थे ये जो पूरा बेल्ट है
चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो मैंने बेल्ट बताया, पूरा जो दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा हुआ बेल्ट है, वहाँ से लोग आए थे। हरियाणा से आए थे, पंजाब से आए थे। इन सब इलाकों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। अग्निवीर स्कीम भी इस इलाके में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि एक युवाओं के लिए नौकरी का बहुत बड़ा कारण ये है, सोर्स है। जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ यंग लोगों के लिए लाइफ का एक बड़ा एस्पिरेशन यही है कि मैं फौज में जाऊँ। फौज में जाऊँगा। और फौज में जाएंगे तो अगर पूरे परिवार में एक भाई फौज में चला गया तो पूरा परिवार का एक अगले 20-25 साल तक का ठीक सेट हो गया। फिर वो पेंशन आएगा, तो ये पूरे परिवार को स्टेबिलिटी देने वाला काम था। ये जब चला गया तो इसके लिए काफ़ी रिजेंटमेंट था। और जो एमएसपी का सवाल है, जो किसानों ने कहा कि भाई हमें तो अपनी फसल का दाम चाहिए, गारंटी से दाम चाहिए, दिलवा दो ना, ये सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ अभी आने वाले 5 साल में भी ये सवाल बड़ा होगा, और किसान आंदोलन इस सवाल पे कैसे आगे बढ़ेंगे ये हमें देखना है। तो एमएसपी सिर्फ पहले का सवाल नहीं, आगे का भी सवाल है। और मुझे लगता है कि किसानों का गुस्सा कई मायने में इस सरकार के ऊपर भारी पड़ा, और अगर सरकार न सीखी तो आने वाले समय में और भी भारी पड़ेगा। अच्छा, মানে অহা 5 বছৰলৈ হয়তো কৃষক আন্দোलन खूब ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে। जी देखिए, अभी तो ऑलरेडी चल रहा है। इस वक्त भी जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी किसान बैठे हुए हैं। लेकिन अभी पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको सपोर्ट शुरू नहीं किया है। एमएसपी के सवाल पे बैठे हुए हैं, आज भी वो सड़क बंद है। तो अब इस सवाल को जब ऊंचा उठाया जाएगा तो ज़रूर ये एक अभी भी मतलब मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा अड़चन जो है वो किसानों का सवाल बन सकता है। কিষানসকলে কৃষকসকলে বিচাৰিছে যে এমএছপিৰ লিগেল গ্যাৰাণ্টি লাগে, আৰু চৰকাৰে লিগেল গ্যাৰাণ্টি কথাটো ক'তো প্ৰনাউন্স কৰা নাই, ক'তো কোৱা নাই। কাৰণটো কি? मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत किसने की। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी, ये कहते हुए कि एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए। मोदी ने लिखी 2011 में। सत्ता में आए तो कहते हैं तो असंभव है ना। तो पहली बात याद रखिए, ये मोदी ने शुरू की हुई बात है, मोदी ने खुद लिख के कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो सरकार करना क्यों नहीं चाहती है, सरकार तरह तरह के आर्गुमेंट, जैसे एमएसपी की बात शुरू होती है एकदम शुरू हो जाता है, सारे बड़े बड़े चैनल्स पे शुरू हो जाती है चर्चा, क्योंकि ये देश का ऐसा बन गया है कि आप बड़ी इंडस्ट्री को आप 5 लाख करोड़ रुपए का एडवांटेज दे दीजिए, बस सिर्फ ये आएगा गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री को, देश को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम हुआ है। किसान को बात करोगे तो एकदम अरे अरे नहीं गड़बड़ हो गई है, तो देश में बहुत गड़बड़ हो गई है। 2-3 तर्क दिए जाते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी में। पहला ये कि इसमें पैसा बहुत लगेगा। पैसा कितना लगेगा? पैसा तो जरूर लगेगा, लगना चाहिए। देश के 60% लोगों के लिए आप कुछ काम करेंगे तो पैसा तो लगेगा ना। कितना लगेगा? वो कहते हैं 16 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, जो बिल्कुल झूठ आंकड़ा है। सरकार के इकोनॉमिस्ट लोगों ने इतना उल्लू बनाया है देश को। वो कहते हैं कि देश का टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वैल्यू जो है, विच इज जो 16 लाख करोड़ रुपए के करीब, अब 17-18 हो गया होगा, 16, तो पूरे देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो वैल्यू है, कहते हैं इतना खर्चा होगा। भाई कैसे खर्चा होगा? मैं पूछता हूँ, वो तभी खर्चा होगा अगर पूरे देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सरकार खरीद ले और खरीदने के बाद उसमें आग लगा दे, तब तो इतना खर्चा होगा, नहीं तो खर्चा नहीं होगा। भाई खरीदोगे तो बेचोगे भी ना। तो इट्स ओनली द डिफरेंस बिटवीन योर सेल एंड परचेज जो कि आपका खर्चा होगा, है ना। और दूसरा, हम तो कहते हैं कि सरकार को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। किसान को अगर आपने दान दिलवाना है तो जो डिफरेंस है, मान लीजिए धान का सरकार का रेट 2100 रुपीज़ है मान लीजिए, और मार्केट में 1700 मिल रहा है, तो सरकार खरीदे भी ना, 400 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो किसान के अकाउंट में जमा करवा दे।
अच्छा, ये हो चुका है। दिस इज प्राइस डिफरेंशियल स्कीम, पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई थी, फिर हरियाणा में लागू हुई है। इट कैन बी डन, आप कर दीजिए ना ये काम। तो हम नहीं कह रहे कि सरकार, दूसरा ये कहते हैं कि सरकार अपने गोदाम में सारा माल कैसे खरीदेगी। हम कहते हैं आप मत खरीदो ना, सरकार की मार्केट में है, आपके पास हर मार्केट का आंकड़ा रोज सुबह आता है, आप आंकड़े को देखो, उसके हिसाब से किसान को पेमेंट कर दो। तो हमने पूरी स्कीम बनाई है किसान आंदोलन की तरफ से, पूरा उसका स्टेटमेंट दिया है, बताया है कैसे लागू। इट इज़ फीजिबल, इट इज़ विद इन द बजट, मगर ये है कि हाँ 2-3 लाख करोड़ रुपया तो खर्च होगा। अब आप किसान के लिए 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हो या नहीं हो, ये सवाल करना है। लेकिन कॉर्पोरेट को तो बहुत रिलीफ दे चुका है। कॉरपोरेट को हर साल इन्होंने कॉरपोरेट का टैक्स कम कर दिया है, उनको ऊपर से इंसेंटिव दिए हैं। हर साल बजट में उनको अभी भी 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रिबेट दी जाती है कि टैक्स है, ड्यू है, लेकिन छोड़ दिया, आपको नहीं लेंगे। और किसान अगर 50,000 रुपए का लोन नहीं दे पाता तो उत्तर प्रदेश में उसका एसडीएम के ऑफिस के बाहर दीवार पे नाम लिख देते हैं कि ये किसान है जिसने अपना वापस नहीं किया, कर्ज नहीं किया, डिफॉल्टर है किसान। और ये इनका बड़े बड़े लोग 5,000 करोड़ रुपए के विदेश भाग गए। नीरव मोदी कितना पैसे लेके भाग गया, सारे लोग ये चले जाते। मेहुल चोकसी, कितनी लंबी लिस्ट है इन सब लोगों की जो भाग गए हैं। विजय माल्या चला गया, ये सब चले गए, है ना। और किसान 50,000, 1 लाख रुपए के लोन के लिए उसकी ज़मीन की कुर्की हो जाती है ना। तो असली बात इकोनॉमिक्स की नहीं है, असली बात पॉलिटिक्स की है। क्या आप में इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है, क्या किसान आपके लिए मैटर करता है या नहीं। जिस दिन मैटर करता है, जेब में पैसा भी मिल जाएगा, स्कीम भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस करने की तैयारी की जरूरत है। 3 মাহৰ পিছত 4খন ৰাজ্যত ইলেকশ্যন হ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰ, হিমাচল प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल में हो चुका है, हिमाचल में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में होगा, झारखंड में होगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एक आप बताइए महाराष्ट्र में कैसा होगा शायद चेहरा। देखिए दादा, मेरा भविष्यवाणी करने ना, का भविष्यवाणी कोई नहीं इरादा सर। नहीं है, जस्ट एन एनालिसिस। अभी आप देखो ना, इस वक्त आप देखिए 48 सीट्स में से 31 सीट इंडिया कोलिशन के पास हैं और बीजेपी के पास एक छोड़ के और कम है। तो जिसका मतलब है कि महाराष्ट्र में ऑपोजिशन के पास बिल्कुल क्लियरली फ्रंट रनर है। और अभी जो मैं खबर सुन रहा हूँ वो तो ये कि इनकी शिंदे की जो शिवसेना है, इसमें तो मेल्ट डाउन होना ही होना है। और अजीत पवार की एनसीपी तो वापस घर में आएगी आएगी। तो ये भी संभव है कि चुनाव होते होते केवल बीजेपी बचे और वहाँ ये पूरा गठबंधन है। तो ऐसा होने पे जाहिर है एडवांटेज टू इंडिया कोलिशन, उसको महाराष्ट्र में एमबीए कहते हैं, महाविकास आघाड़ी। तो एडवांटेज उनको है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। हरियाणा में 5-5 का है, तो टेक्निकली बराबर है। लेकिन अगर मोदी के रहने पे सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे आपको 5 सीट आती है तो विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी और नीचे डालनी चाहिए। फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑपोजिशन को बहुत बड़ा एडवांटेज है। झारखंड इज ए डिफरेंट केस। झारखंड में हुआ क्या है, इस बार आदिवासी इलाके में ऑपोजिशन जीत गया है, नॉन आदिवासी इलाके में बीजेपी जीती है। तो वहाँ ऑपोजिशन को थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन 2019 की तुलना में ऑपोजिशन इम्प्रूव की है झारखंड में भी, है ना। और जम्मू कश्मीर में अगर एक कोएलिशन ठीक से बन जाता है सब पार्टियों का, तो वहाँ भी उनको अच्छा चांस है। तो मैं कहूँगा कि चारों राज्यों में ऑपोजिशन को अच्छा चांस है, लेकिन तब जबकि वो आज से मेहनत शुरू करें। चुनाव से 1 महीना पहले उठ के अगर आप काम शुरू करते हो कि अच्छा चुनाव आ गया अब करो, तब कुछ नहीं होता। যোগেন্দ্ৰ যাদৱজী, আপুনি মোদীৰ চৰকাৰৰ আজি মাত্ৰ কেইদিনমান হৈছে, 3-4 দিন হৈছে, আৰু চৰকাৰখনত দেখা গ'ল যে টিডিপিয়ে খুব জোৰ দিছে স্পীকাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে। স্পীকাৰশ্বিপটো লাগে, তেওঁলোকৰ এটা এপ্ৰিহেনশ্যন আছে যে পাৰ্টিটো ভাঙি গ'লে স্পীকাৰৰ ৰোলটো খুব ক্ৰুচিয়েল হৈ যাব। মহাৰাষ্ট্ৰত হৈ আছে, অসমতো একেটাই ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে।
এই গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ছাষ্টেইনেবিলিটিটো আপুনি কি ধৰণে অবজাৰ্ভ কৰে? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कई साथी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि टीडीपी और जेडीयू मिलके कुछ करेंगे। मुझे लगता है आप अभी से विश्वास मत कीजिए। टीडीपी को असली इंटरेस्ट है कि वो आंध्र प्रदेश में सरकार चलाएं, उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे और चंद्रबाबू नायडू के जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ किए जाएं। और उसके अलावा आप जानते हैं दिल्ली के अंदर रहते हैं तो फिर क्या काम होते हैं, वो सब टीडीपी को उसमें इंटरेस्ट है। जेडीयू का जो अपना हिस्ट्री है और नीतीश बाबू का जो हिस्ट्री है, उसको देखते हुए आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि नीतीश कुमार खड़े होकर मोदी का विरोध कर सकते हैं, है ना। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है विरोध कर पाएंगे। इनको क्या मिनिस्ट्री दी है? कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं है, चुपचाप बैठा के साइड में बैठा के रख दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। अगर देश का माहौल बदल गया, अगर इन 4 इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है, फिर यही आवाज़ें उठनी, फिर जयंत चौधरी भी बोलना शुरू कर देंगे, है ना। अभी तो कोई नहीं बोल रहा, फिर बाकी सब लोग बोलना शुरू कर देंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स देश के माहौल पे। और मुझे सबसे कम उम्मीद सरकार के जो एलाइज हैं उनके उस पे है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद मुझे संस्थाओं में है। मुझे अभी उम्मीद है कि मीडिया थोड़ा सा गला खोलना शुरू करेगा, जो बिल्कुल टेप लगा हुआ था इनके, थोड़ा सा मुंह खोलना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी भी कुछ कुछ बोलना शुरू करेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे। उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे संसद में है कि ऑपोजिशन के नंबर्स हैं, ऑपोजिशन बोलेगा, और अगर स्पीकर इनका है, टीडीपी का है, तो फिर गुंजाइश बनेगी संसद के अंदर बोलने की, संसद में डिबेट्स होंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे को उम्मीद है सड़क से। सड़क पे जो आंदोलन है, प्रतिरोध है, जन आंदोलन है, जन संगठन है, इन सबको ताकत आ जाएगी। और लोकतंत्र अंततः पब्लिक बचाती है। लोकतंत्र को ना पार्टियां बचा सकती हैं, ना हाई कोर्ट बचाता है, ना पार्लियामेंट बचाती है। रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक करती है, और उस पब्लिक में मेरी आस्था है, और वो मेरी आस्था बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি, চাই থাকক মেজমেল। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ, আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত যোগেন্দ্ৰ যাদৱ ডাঙৰীয়াৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত। যোগেন্দ্ৰ যাদৱজী, আপুনি ক'লে যে বিৰোধী পক্ষই যদি অলপ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন, আৰু যদি তেওঁলোকৰ মাজত যদি ছিট শ্বেয়াৰিংটো আৰু তেওঁলোকৰ কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেমখন যদি আগতে আমি কৰিব পাৰিলোঁ, বিৰোধী পক্ষ আৰু অলপ পুচ এটা পালেহেঁতেন। এতিয়া বিৰোধী পক্ষই যদিও চৰকাৰ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বিৰোধী পক্ষই খুব এটা বেয়া কৰা নাই, দেশৰ মানুহৰ মনলৈ এটা আশা আহি গৈছে। আপুনি যিটো কথা কৈছে যে মোৰ অলপমান এতিয়া মনত সাহস হৈছে যে মিডিয়াই অকণমান মুখ খুলিব, অলপ জুডিচিয়াৰী অলপ সক্ৰিয় হ'ব, অলপ সংসদত সক্ৰিয়তা বাঢ়িব, আৰু ৰাস্তাত মানুহে আন্দোলন কৰিবলৈ সাহস কৰিব। আৰু এইটো বিৰোধীৰ শক্তিটোৰ কাৰণে, নাম্বাৰটোৰ কাৰণে হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপুনি বিৰোধী শক্তিক পুনৰ সংগঠিত হোৱাৰ কাৰণে কি কি কৰাটো বিচাৰে? बहुत कुछ कर सकते हैं विरोधी, और ये सच में एक मायने में अच्छा है कि विरोधियों की सरकार नहीं बनी। एक मायने अच्छा, इस लिहाज से कि उनको थोड़ा समय मिलेगा संगठित होने का, क्योंकि पिछला 6-8 साल तो उनका सिर्फ ईडी आईटी सब करते हुए बीत गया। अब उनको थोड़ा समय मिलेगा, 2-4 चीज़ करनी चाहिए। पहला, देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे चुनाव में जो बीजेपी की हार सुनिश्चित करना, ताकि ये हो कि सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं। देखिए, राजनीति में जब आप ऊपर जा रहे होते हैं आपकी एक हैसियत होती है, जब आप नीचे आ रहे हो तो दूसरी हैसियत हो जाती है। ये मैसेज पूरे देश में जाए कि अब नरेंद्र मोदी नीचे आ रहे हैं, अब बीजेपी नीचे आ रही है, फिर सब कुछ बदल जाएगा। फिर स्टॉक मार्केट भी बदल जाएगी, जुडिशरी भी बदल जाएगी, आईएएस ऑफिसर्स का बिहेवियर भी बदल जाएगा, सब कुछ, वो अप और डाउन से सब कुछ तय होता है। तो पहला टॉप प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि ये हो। दूसरा, इनमें से जो अलायंसेस बने हैं, उन अलायंसेस को अब बना के रखना, स्ट्रेंथन करना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का है,
आरजेडी का है, असम में बड़ा अलायंस बना था, वो पूरी तरह से हो नहीं पाया लेकिन एक बड़ा अलायंस बना था। अब कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि इन सब अलायंसेस को बचा के रखे, इनको आगे बढ़ाए और इसके अलावा पार्टियों को अंदर बदलाव करने हो। जो इस देश के ये जो कांग्रेस को खास तौर पे कांग्रेस को अपने संगठन को रिस्ट्रक्चर करना होगा, क्योंकि बीजेपी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में वही डिफरेंस है जो पहले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम में होता था। दोनों के पास अच्छे प्लेयर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक स्ट्रेटजी के हिसाब से उससे काम करती थी, इंडिया की टीम में हर कोई अपनी सेंचुरी बनाता था, है ना। दैट इज़ द डिफरेंस। अब कांग्रेस को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इनसे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ठीक करना। कांग्रेस में बहुत बड़ा काम हुआ है कि कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी को पकड़ लिया है और कांग्रेस ने अपने सोशल बेस की तरफ अपना मुंह कर लिया है, लेकिन अब उस सोशल बेस के लिए काम करना पड़ेगा। आदिवासी का वोट इस बार भी कांग्रेस को ज़्यादा नहीं आया है, लेना पड़ेगा। दलित, गरीब, वहाँ पे पहुँच के उनके मुद्दों को उठाने की जिम्मेवारी अब बनती है, वो ये काम करना होगा। तो उधर है और उससे ज़्यादा ऑपोजिशन को कुछ मुद्दों को उठा के पूरे देश में आंदोलन करना होगा। बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा बहुत सवाल बड़ा है। सवाल है। बेरोजगारी के सवाल पे तो इन सवालों पे अगर ज़मीन पे खड़े होकर कुछ करेंगे तो फिर और जनता के सामने अभी से कुछ 2-4 बड़े सवाल रखिए ताकि जनता को समझ आए कि अच्छा अगर विपक्ष आता है तो क्या करेगा, ये सवाल रखना चाहिए। तो अगर 2029 की तैयारी करनी है तो आज से शुरू करनी चाहिए, वो चाहे 2028 में हो जाए, 27 में हो जाए, 26 में हो जाए, तैयारी आज से करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। যোগেন্দ্ৰ যাদৱ ডাঙৰীয়া, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আপুনি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিলে আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাক লগ পোৱাৰ মই আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।